हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो हमारे नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड है। आपको पता है हमने हमारी डीबीएमएस की प्लेलिस्ट में नॉर्मलाइजेशन बहुत डिटेल में पढ़ा था। स्टिल अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम फेस हो रही है। कई बार वो मुझे क्वेरीज डालते रहते हैं कि नॉर्मलाइजेशंस मैम हमसे हो नहीं पा रहा, कि कैसे पता चलेगा कि 1 NF है, 2 NF है, 3 NF है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की। ये वीडियो एक तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा है तो ये आपके रिविजन के लिए भी हो जाएगा। साथ के साथ अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में कुछ दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी, जिन शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से आप इजीली फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी फाइंड आउट कर पाओगे और नॉर्मलाइजेशन फॉर्म भी फाइंड आउट कर पाओगे। बस कंस्ट्रेंट एक ही है कि आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, क्योंकि हम काफी सारे इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं वो सारे आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बच्चे क्या करते हैं, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले तो ये होती है कि नॉर्मलाइजेशन में ठीक है एफडीज निकालना सीख ली है ना, चलो कुछ हद तक नॉर्मल फॉर्म्स भी देख ली कि कैसे निकल रही है, लेकिन कई सारी टर्म्स होती हैं और उन टर्म्स को क्या करते हैं स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। अब जो हमारा आरपीएससी प्रोग्रामर का एग्जाम है, देखो वो एग्जाम और गेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं दोनों में काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि आरपीएससी प्रोग्रामर फॉर्मूला ड्रिवन करने वाले क्वेश्चंस आएंगे। कुछ क्वेश्चंस तो क्या होते हैं डायरेक्टली थ्योरी में से पूछ लिए जाते हैं, तो उसको भी हम आज देख लेंगे किस किस तरह से थ्योरीज बन सकती हैं इसमें। उसके साथ ही साथ फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकालने का, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी से कैंडिडेट की निकालने का शॉर्टकट देखेंगे और नॉर्मल फॉर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी हैं, उसके लिए भी एक शॉर्टकट हम आज देखने वाले हैं। शॉर्टकट आप उसको समझ लीजिए या ट्रिक समझ लीजिए। वो ट्रिक मैंने जब मैं मेरे ग्रेजुएशन में और जब मैं मेरे गेट के लिए प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने भी पढ़ी थी, तो वो शॉर्टकट काफी सही रहता है, मुझे सही लगता है कुछ हद तक। उससे काफी अच्छे से आप अगर आपने एक बार उस ट्रिक को अच्छे से समझ लिया और उसे अडेप्ट कर लिया तो आपको नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करने में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखो स्टार्ट करने से पहले देखिए हमने नॉर्मलाइजेशन किस लिए यूज होता है, रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए। रिडंडेंसी एनॉमलीज कैसी आ जाती हैं आपकी, यहाँ पे देखिए ये हमने जब यहाँ पे पढ़ा था। मैं थोड़े से नोट्स के साथ साथ पूरा नोट्स हम वापस नहीं पढ़ने वाले हैं, बस मैं एक आपको समझाना चाह रही हूँ कि किस तरीके से आपको रिवाइज करना है। वापस से आप सारे बुक्स पढ़ने लगोगे या पूरी नोट्स पढ़ने लगोगे आपके रिवीजन स्टेज में तो आपको डेफिनेटली नींद आने वाली है। तो हमें वो काम नहीं करना है, हमें क्या काम करना है, हमें नोट्स को ऑप्टिमाइज तरीके से रिवाइज करना आना चाहिए। तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखनी है। अगर आप देखेंगे मेरे पीडीएफ में वैसे भी मैंने अलग अलग कलर स्कीम्स यूज कर रखी हैं, जिससे कि आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो भी की टर्म्स हैं या जो भी टॉपिक है। तो देखो सबसे पहले तो देखो क्या होता है रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट कॉपीज आती रहती हैं आपकी, है ना, और उससे क्या होता है आपके यहाँ पे रिडंडेंसी अकर आ जाती है टेबल के अंदर, ठीक है। और इस रिडंडेंसी के कारण क्या होता है, इस रिडंडेंसी के कारण एक तो आपका स्टोरेज स्पेस जो होता है वो वेस्ट होता है, और इसी के साथ साथ 3 एनॉमलीज आ जाती है। कौन कौन सी, अपडेशन, इंसर्शन और डिलीशन एनॉमलीज, ठीक है। आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, ये एक तरीके से आप समझ सकते हो कि रिवीजन कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि हम क्या करें जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो 3 तो एनॉमलीज आती हैं, तो इन एनॉमलीज को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने रिलेशन को डीकंपोज करते हैं। लेकिन देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा सारी रिडंडेंसीज जो है एलिमिनेट हो पाए, ठीक है। एलिमिनेट आप रिड्यूस कर सकते हो रिडंडेंसीज को, बट हमेशा ये आइडियल सिचुएशन नहीं होती कि सारी रिडंडेंसी एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। अब देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें पता है क्या होते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि x डिटरमाइन y, इसका मतलब क्या है, जो टपल है t1.x अगर t2.x है तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग y की टपल्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। अब देखो फंक्शनल डिपेंडेंसीज में सारे स्टूडेंट्स ने ये पढ़ रखा है कि ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है और नॉन ट्रिवियल होती है, लेकिन इसी के साथ साथ सेमी नॉन ट्रिवियल भी होती है। सेमी नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो राइट हैंड साइड पे फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उसमें कुछ पार्ट ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का भी है और कुछ पार्ट आपका नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का भी है, ठीक है। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी भी है और नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का पार्ट भी है, तो वो किस तरीके की कहलाती है, आपकी सेमी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, हमेशा आपकी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इंप्लाइड होगी, क्योंकि ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज एसआईडी टू एसआईडी आप बोल सकते हो, ठीक है ना, या फिर एसआईडी है, एस नेम है और इससे आपकी आ गई एसआईडी। देखो एसआईडी इसका सबसेट है तो ये ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये भी आपकी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हमेशा आपके अप्लाई करेगी रिलेशन के अंदर, लेकिन जो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो हमेशा इंप्लाइड नहीं करेगी, वो कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दे रखा है, ठीक है।
इसके अलावा हमने इसमें और क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको देखना है कि नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसीज क्या है, ट्रिवियल डिपेंडेंसीज क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि कोई टेबल दी होती है और उसमें पूछ लेते हैं कि A टेंड्स टू B इंप्लाई कर रहा है क्या। इसका मतलब क्या है कि A की सेम वैल्यू पे B की भी सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो 1 और 2 ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे देखो A की वैल्यू दो बार रिपीट कर रही है, 2 एंड 2, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार 2 पे वैल्यू आ रही है 1 और एक पे 2 पे वैल्यू आ रही है 3। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे A टेंड्स टू B इंप्लाई नहीं कर रहा है। इसी तरीके से अगर B टेंड्स टू A देखो तो देखो 2 से 1 ठीक है, 1 से 2 ठीक है, लेकिन B की 2 बार 3 वैल्यू आ रही है और उस पर अलग अलग वैल्यू आ रही है। A की एक बार 2 आ रही है और A की एक बार 3 आ रही है, तो ये भी इंप्लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस टेबल के अंदर कोई भी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से एक तो क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के टाइप्स बता रही हूँ ताकि जब आप रिवाइज करें तो आप ये थोड़ा सा फोकस कर सकें कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपके कवर हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन टॉपिक में। नेक्स्ट देखिए, हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं। आर्मस्ट्रांग प्रॉपर्टीज सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि आर्मस्ट्रांग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी एंड ऑगमेंटेशन। ठीक है, उसके अलावा रूल्स और क्या आते हैं इसके अंदर, स्प्लिटिंग ऑफ एफडीज का मतलब है कि अगर इस तरीके से एफडी है तो हम इसको इस तरह से डिकम्पोज या स्प्लिट कर सकते हैं। और मर्जिंग का मतलब क्या है, अगर x टेंड्स टू y और x टेंड्स टू z लिखा है तो हम इसे x टेंड्स टू y z लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर AB टेंड्स टू C है तो हम इसको A टेंड्स टू C और B टेंड्स टू C लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ आर्मस्ट्रांग्स के एक्सियोम्स और आर्मस्ट्रांग्स रूल्स हैं। एट्रीब्यूट क्लोजर का मतलब क्या होता है, किसी भी एट्रीब्यूट का क्लोजर, यानी कि अगर मैं x का क्लोजर निकाल रही हूँ तो उसका मतलब क्या है कि इस x से मैं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स तक पहुंच पा रही हूँ। ठीक है, वो क्या होता है उस x का क्लोजर। जैसे अगर मेरे को यहाँ पे सपोज निकालना है AB का क्लोजर, तो AB का क्लोजर का मतलब क्या हुआ, देखो AB, अभी मैंने बताया आपको हर रिलेशन में ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी लाई करती है। तो देखो AB है तो AB के साथ A और B तो आएंगे ही। ठीक है, इसके साथ देखो ए बी से क्या डिटरमाइन हो रहा है, सी, तो सी भी आ जाएगा। फिर सी से क्या डिटरमाइन हो रहा है, डी, तो डी भी आ जाएगा यहाँ पे। डी से क्या डिटरमाइन हो रहा है, डी से अकेला कुछ डिटरमाइन नहीं हो रहा, लेकिन देखो बी और डी मिलके, अब देखो बी और डी इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर है, तो ये दोनों मिलके क्या ड्राइव कर रहे हैं, ई, तो ई भी आ जाएगा। और ई जो है क्या ड्राइव कर रहा है, एफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ऐसे समझ लो कि ए बी के थ्रू आप कहाँ कहाँ तक, मतलब कौन कौन से एट्रीब्यूट्स तक पहुंच पा रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ट्रांजिटिविटी रूल होता है, उससे हम देखते हैं कि हम कौन से एट्रीब्यूट तक पहुंच पा रहे हैं, तो वो सारे क्या होते हैं उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के क्लोजर में आ जाते हैं। इसके बाद देखो सुपर की होती है हमारे नॉर्मलाइजेशन के केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 ही कीज इंपॉर्टेंट है, सुपर की, प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की। सुपर की का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी की, ठीक है ना, या कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जो सारे एट्रीब्यूट्स को, आपके रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को अगर फंक्शनली डिटरमाइन कर पा रहा है तो आपकी क्या कहलाएगा, सुपर की। अब ठीक है, और कैंडिडेट की क्या कहलाएगा, मिनिमल सेट ऑफ सुपर की। मिनिमल सेट ऑफ सुपर की का मतलब क्या हो गया कि मिनिमल सेट ऑफ सुपर की इज अ कैंडिडेट की इफ एनी प्रॉपर सबसेट, कोई भी जो सुपर की का प्रॉपर सबसेट है वो एक सुपर की नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे देखो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ए बी जो है सुपर की है, ए बी सुपर की है, तो देखो ए बी सी भी सुपर की होगी, क्यों, क्योंकि ए बी जो है फंक्शनली डिटरमाइन कर पा रहा है सारे एट्रीब्यूट्स को। तो अब आप इसके अंदर कितने भी एट्रीब्यूट्स ऐड करें वो भी आपके फंक्शनली डिटरमाइन कर पाएंगे सारे एट्रीब्यूट्स को। अब अगर आपको बोला जाए कि ए बी और ए बी सी ये दोनों आपको दे रखा है सुपर की है, ठीक है, और यहाँ पे आपसे बोला जाए कि आपको फाइंड करना है कि इनमें से कैंडिडेट की कौन सी है, तो आपकी कैंडिडेट की कौन सी होगी, ये वाली क्यों होगी कैंडिडेट की, क्योंकि अगर आप ए बी सी को कैंडिडेट की मानते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ए बी एक प्रॉपर सबसेट होगा आपका ए बी सी का, और वो भी एक सुपर की है। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन नहीं होनी चाहिए जब आप कैंडिडेट की फाइंड कर रहे हो। अभी मैं आपको बताऊंगी कैंडिडेट की इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट की मैंने आपको बता दी, और जो प्राइमरी की होती है वो कैंडिडेट की में से ही सेलेक्ट होती है, तो ऐसी की सेलेक्ट होती है कैंडिडेट की में से जिसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाती है आपकी प्राइमरी की। उसके बाद एक आपके दो चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, प्राइम एट्रीब्यूट सेट, या इसको क्या बोलते हैं, की एट्रीब्यूट सेट भी बोलते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सेट। तो इसमें आप ध्यान रखना, एट्रीब्यूट जो कि आपकी कैंडिडेट की को बिलोंग करेंगे, क्योंकि सुपर की में तो सारे ही आ जाएंगे ना, सारे भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, आप कुछ कह नहीं सकते हो, लेकिन कैंडिडेट की के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो एट्रीब्यूट्स आपके कहलाएंगे प्राइम एट्रीब्यूट या फिर की एट्रीब्यूट, और इसके अलावा जो बाकी एट्रीब्यूट्स होंगे वो कहलाएंगे आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। ओके, अब देखो
मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ कैसे निकालनी है आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज। जैसे देखो आपको एक रिलेशन दे रखा है आर ऑफ ए बी सी डी ई एफ और ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी है, ठीक है। अब एक तरीका तो क्या है, जितनी आपके पास यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है उन वैल्यूज से आप क्या करो, उनके कॉम्बिनेशंस बनाते जाओ और उनका एट्रीब्यूट क्लोजर निकालते जाओ, ठीक है। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सब प्रोसेस करने बैठे हैं ना, एक एक का एट्रीब्यूट लें और फिर चेक करें कि वो फंक्शनली डिटरमाइन कर पा रहा है या नहीं, यानी कि वो कैंडिडेट की है या नहीं। तो देखो इसके लिए एक टेक्निक क्या होती है, एक मेथड या एक अप्रोच समझ लीजिए। आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए लेफ्ट, मिडल और राइट। अब देखो लेफ्ट, मिडल और राइट का मतलब क्या है, जो एट्रीब्यूट सिर्फ लेफ्ट साइड में आ रहे हैं वो लेफ्ट में आएंगे, जो एट्रीब्यूट सिर्फ राइट साइड में आ रहे हैं वो राइट में आएंगे, और जो एट्रीब्यूट्स दोनों तरफ आ रहे हैं यानी लेफ्ट में भी आ रहे हैं और राइट में भी आ रहे हैं वो कहाँ पे आएंगे, मिडल में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एट्रीब्यूट्स सिर्फ लेफ्ट साइड में है ना वो तो हमेशा आपकी कैंडिडेट की में होंगे। देखो इसको आप समझिए कैसे, जैसे इसको एग्जाम्पल को लेके मैं समझाती हूँ, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, बी से डी है। अब देखो आप सबसे पहले बी को चेक करो, बी कहीं पे भी राइट या लेफ्ट में, राइट में कहीं आ रहा है क्या, देखो यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, यानी कि बी सिर्फ लेफ्ट में, तो बी यहाँ जाएगा। इसके बाद आप ए को चेक करो, पहले इस लेफ्ट वाली सारी चेक कर लो, ए कहीं पे आ रहा है क्या, तो देखो ए राइट में भी आ रहा है लेफ्ट में भी आ रहा है, यानी कि ए कहाँ पे आ जाएगा, मिडिल में। इसके बाद आप चेक करो ई कहीं पे आ रहा है क्या, तो देखो ई कहीं पे भी नहीं आ रहा आपका, है ना, तो ई कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट में। और इसके बाद चेक करो डी, डी कहीं पे आ रहा है तो देखो डी लेफ्ट में भी आ रहा है और डी राइट में भी आ रहा है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा आपका, मिडल में, ठीक है। और राइट में आप देखिए कोई ऐसी वैल्यू है जो सिर्फ राइट में आ रही है, तो देखो सिर्फ राइट में कौन सी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे एफ आ रही है, ठीक है। तो और कोई वैल्यू है सी, सी भी आ रही है आपकी, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, सी भी आ जाएगा, तो सी एफ, और हमारा कोई बच रहा है क्या इसके अंदर, ए बी सी डी ई एफ सारे आ गए। तो देखो लेफ्ट, मिडल और राइट। अब क्या करो, ये मैंने कैसे निकाल लिया, मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट में सिर्फ वो एट्रीब्यूट्स आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में आ रहे हैं, ठीक है। राइट में वो आएंगे जो सिर्फ राइट में आ रहे हैं, और मिडल में कौन से आएंगे, वो एट्रीब्यूट जो कभी लेफ्ट में भी आ रहे हैं कभी राइट में भी आ रहे हैं। अब जब आपके पास ये टेबल बनके रेडी हो जाती है, तब आप देखो जो लेफ्ट साइड में एट्रीब्यूट्स है ना, ये एट्रीब्यूट्स हमेशा आपकी कैंडिडेट की में होंगे, ठीक है ना। ये एट्रीब्यूट्स तो हमेशा एटलीस्ट आपकी कैंडिडेट की में होंगे। तो सबसे पहले आप इसी का एक क्लोजर निकाल लो। तो अगर आप यहाँ पे जो आपको रिलेशन दे रखा है उसके अंदर क्लोजर निकालेंगे बी ई का, तो देखो ट्रिवियल डिपेंडेंसी की वजह से बी और ई तो आएंगे ही, और बी देखो किसको डिटरमाइन कर रहा है, डी को डिटरमाइन कर रहा है, तो डी भी आ जाएगा, ठीक है। ई किसको डिटरमाइन कर रहा है, एफ को डिटरमाइन कर रहा है, तो एफ भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और डी किसको डिटरमाइन कर रहा है, यहाँ पे ए को डिटरमाइन कर रहा है, तो ए भी आ जाएगा, ठीक है। और ए किसको डिटरमाइन कर रहा है, सी को, तो ये हो गया। तो देखो बीई के क्लोजर से ही आपको सारी वैल्यूज मिल गई, तो बीई क्या हो जाएगी, आपकी कैंडिडेट की हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इस तरीके से क्या है, आपको कोई भी अलग से क्लोजर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने सबसे पहले एट्रीब्यूट्स को डिवाइड कर लिया और फिर देखा जो सिर्फ लेफ्ट साइड में आ रहे हैं ना, वो एट्रीब्यूट्स तो हमेशा आपके कैंडिडेट की में होंगे, तो पहले सिर्फ उन्हीं एट्रीब्यूट्स का क्लोजर निकाल के देखो। तो कई बार मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि जो लेफ्ट साइड में एट्रीब्यूट्स आते हैं उन्हीं से ही आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी से आपकी कैंडिडेट की पता चल जाती है कौन सी है, ठीक है। तो देखो यही कैंडिडेट की हो गई, तो ये बहुत ईजी है। अभी फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो आपको शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी होगा। मैं एक क्वेश्चन और करा देती हूँ आपके लिए, ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। वापस हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट, मिडल एंड राइट। आई होप ये नोट्स तो आप सबने टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर लिए होंगे। अब देखो सबसे पहले लेफ्ट वाले लिखो, तो देखो ए जो है लेफ्ट में भी आ रहा है और इधर देखो ए राइट में भी आ रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, मिडल में आपका। फिर देखिए सी, सी आपका सिर्फ लेफ्ट में आ रहा है तो वो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप सी देख लिया, सी सिर्फ लेफ्ट में आ रहा था, और बी, बी भी सिर्फ कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, तो बी भी हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद आप देखो ई जो है राइट में आ रहा है तो ई यहाँ लिख लिया, एफ जो है वो भी सिर्फ राइट में आ रहा है तो वो यहाँ लिख लिया हमने, और डी जो है वो भी राइट में आ रहा है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ सारे हो गए हमारे एट्रीब्यूट्स। अब आप देखिए मैंने क्या बोला, जो एट्रीब्यूट्स लेफ्ट साइड में है, ठीक है, वो तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे कैंडिडेट की में। हो सकता है उसके अलावा एडिशनल कोई एट्रीब्यूट आ जाए, बट ये एट्रीब्यूट्स तो हमेशा आपके कैंडिडेट की में रहेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो लेफ्ट साइड के एट्रीब्यूट्स आपने डिटरमाइन किए हैं उन्हीं का एक क्लोजर निकालो, यानी कि हम किसका क्लोजर निकालेंगे, बी और सी का। तो बी सी का अगर क्लोजर निकालोगे तो क्या होगा, वही सेम फंक्शन, क्योंकि ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से बी और सी तो आ ही जाएंगे। अब देखो यहाँ पे बी से ए डिटरमाइन हो रहा है और सी से डी डिटरमाइन हो रहा है, तो यहाँ पे ए और डी भी आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो ए से जो है आपका ई डिटरमाइन हो रहा है, तो ए से ई भी आ जाएगा, और सी से क्या डिटरमाइन हो रहा है, एफ डिटरमाइन हो रहा है। सो दैट्स इट। देखो बी सी जो है
उसी से क्या हो रहा है, आपके सारे एट्रीब्यूट्स डिटरमाइन हो रहे हैं, तो BC ही आपकी क्या हो जाएगी, कैंडिडेट की। अब देखो यहाँ पे और कोई कैंडिडेट की आ सकती है क्या, देखो यहाँ और कोई कैंडिडेट की नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि आपको एटलीस्ट ये एट्रीब्यूट्स दोनों जो है आपकी कैंडिडेट की में चाहिए। अब अगर आप इस एट्रीब्यूट के साथ किसी और एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन बनाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ABC का क्लोजर निकालती हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पास ये सारे आ जाएंगे, बट ये ABC क्या होगी, ये ABC सुपर की होगी, ना कि कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्यों नहीं होगी, क्योंकि BC जो है एक प्रॉपर सबसेट है सुपर की का, जो कि खुद एक क्या है, सुपर की है, बिकॉज एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की, ठीक है ना। इसलिए ABC जो है वो कैंडिडेट की नहीं होगी, तो सिर्फ इसकी एक ही कैंडिडेट की होगी, और वो क्या होगी, B एंड C। देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत इजी होगा ये करना, ठीक है, बहुत इजी है। और देखो इसमें ना आपको ये निकालने की जरूरत, इसमें क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक होती है ना वो बहुत लो हो जाती है, क्योंकि आप बहुत इजीली डिटरमाइन कर पा रहे हो, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करना तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो ये काफी सारे क्वेश्चन हैं ये हमारे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी हमारे नोट्स में भी अवेलेबल है। आप ये वाले जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है इनको करके देखिएगा। इसके अलावा भी कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स है जो आपको मेरी दूसरे वीडियोस में मिल जाएंगी, बट ये मेरे को सबसे बेस्ट लगती है। इसके थ्रू आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना एरर की, वो बहुत कम हो जाती है, आप आराम से क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इससे आप फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकाल सकते हैं। एक आ जाता है आपका मेंबरशिप टेस्ट वाला। मेंबरशिप टेस्ट में क्या दे दिया जाएगा, आपको रिलेशन दे दिया जाएगा और कुछ एफडीज दे दी जाएंगी, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि कोई भी सपोज फॉर एग्जांपल x टेंड्स टू y, तो क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है ये इसमें इंप्लाई कर रही है या नहीं। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसका क्लोजर निकालना है, और क्लोजर में अगर आप देखेंगे कि अगर y अवेलेबल है तो फिर ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी ट्रू हो जाएगी, और अगर y अवेलेबल नहीं है तो ये ट्रू क्या हो जाएगी, आपकी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखो बहुत सारे, कितनी सारी पॉसिबिलिटी है सिर्फ एक टॉपिक में से। नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। कैंडिडेट की पूछ ली, सुपर की पूछ ली, या क्लोजर पूछ लिया, या आपसे पूछ लिया कि कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी इंप्लाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर डेफिनेशन बेस्ड भी बन सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म जब अभी हम पढ़ेंगे, नॉर्मल फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, उसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस भी इंक्लूड थी, तो वो डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हमें देखना होगा, ठीक है। इक्वालिटी, इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आपके लिए इसका लिंक, जिसमें मैंने बताया था कि F कवर G और G कवर्स F का मतलब क्या होता है। तो इसमें आपको देखना होता है कि F अगर सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज कवर कर पा रहा है G की, इसका मतलब क्या है, F जो है G को कवर कर रहा है। और अगर G जो है सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी कवर कर पा रहा है F की, इसका मतलब G जो है F को कवर कर पा रहा है। और अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हो जाती है, इसका मतलब क्या हो जाता है, F और G दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल। और उसके केस में इन कंडीशंस पे जो होता है ना, इन कंडीशंस पे आपसे एक्सप्रेसिव पावर पूछ ली जा सकती है कि F की एक्सप्रेसिव पावर ज्यादा है या G की। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय इसमें इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इन पे बहुत अलग अलग से डेडिकेटेड वीडियोस बने हुए हैं। अभी जो मेन हमारा मोटिव है वो है नॉर्मल फॉर्म्स फाइंड आउट करना, बट यहाँ पे बस मैं इतना बताना चाह रही हूँ कि देखो ये टॉपिक इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो आते हैं डीकंपोजिशन पे। आपके पास क्या होता है, रिलेशन को डीकंपोज कर दिया जाता है R1, R2, R3 इस तरीके से, और फिर पूछा जाता है कि जो डीकंपोजिशन आपने किया है ना, ये डीकंपोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्व है या नहीं, या फिर लॉसलेस जॉइन है या नहीं। अब इसमें देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज बताने वाली हूँ जो कि थ्योरी बेस्ड आ सकता है, और वो क्वेश्चन अगर आ गया तो बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी आप डीकंपोजिशन करते हैं, ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, या तो हमें फाइंड आउट करना हो सकता है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकंपोजिशन है, या फिर हमें फाइंड आउट करना होता है लॉसलेस जॉइंट डीकंपोजिशन। तो देखो दोनों केसेस में क्या होता है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, आर रिलेशनल स्कीमा विद फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट F decomposed into relation R1 and R2 with functional dependency set F1 and F2, ठीक है। R1 की फंक्शनल डिपेंडेंसी है F1 और R2 की फंक्शनल डिपेंडेंसी है F2 रिस्पेक्टिवली, विच इज ऑलवेज फॉल्स, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है कि कब ये इन दोनों, ये अगर इस तरीके का कोई डीकंपोजिशन होता है तो कौन सा इसके अंदर जो रिलेशन है वो हमेशा फॉल्स होगा। तो देखो इस तरीके से जब भी रिलेशन डीकंपोज होता है और F1 और F2 फंक्शनल डिपेंडेंसी बनती है, तो कभी भी जब भी आप F1 को यूनियन करेंगे F2 से, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, आपके ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी का सबसेट होगा, ठीक है ना।
प्रॉपर सबसेट नहीं, सबसेट होगा, या तो उसके इक्वल होगा या उससे कम होगा, यानी कि उससे उसका सबसेट होगा। कभी भी वो सुपर सेट नहीं बन सकता, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जो दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं अगर आप इनको मर्ज करो तो आपके पास यहाँ पे सुपर सेट आ जाए। सुपर सेट का मतलब है कि इस फंक्शनल डिपेंडेंसीज के अलावा और फंक्शनल डिपेंडेंसीज आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज जो होती है हमेशा फॉल्स होती है, ठीक है। अब इसी में आप समझ लो, अगर प्रॉपर सबसेट आएगा ना F1 यूनियन F2, इसका मतलब कोई ना कोई कमी है जो इस फंक्शन F के अंदर है बट वो इसके द्वारा कवर नहीं हो पा रही है, तो उस केस में नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगा। और अगर F1 और F2 को यूनियन कर देते हो और ये किसकी इक्वल आ जाता है, आपकी ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी के, तो वो हो जाएगा आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। लेकिन ये ध्यान रखना, कभी भी F1 और यूनियन F2 किया तो उसका प्रॉपर सबसेट आपका कभी भी सुपर सेट नहीं बनेगा, ठीक है। ये चीज होती है हमेशा फॉल्स। अब देखो, ये बात तो मैंने डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग में समझाई। ऐसा ही एक क्वेश्चन ना आपका लॉसलेस जॉइन का भी बनता है, वो भी मैं समझा देती हूँ। ये चीज तो समझ में आ गई होगी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का क्या मतलब है, ठीक है। ये चीजें आप वापस से प्रैक्टिस के लिए मैंने सारे आपको नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन है कि अगर आप ये नोट्स से सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाते हो तो मोर देन इनफ है आपके नॉर्मलाइजेशन टॉपिक के लिए, ठीक है। तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो गई। इसके बाद नेचुरल जॉइन और ये सब हमने पढ़ लिया था, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। अब इसमें मेरे को जो मेन चीज आपको बतानी है वो बताना है लॉसलेस जॉइन। देखो, लॉसलेस जॉइन के अंदर भी हम क्या करते हैं, हमारा रिलेशन होता है जो कि डीकम्पोज होता है दो रिलेशंस में, ठीक है ना, R1 एंड R2। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप R1 नेचुरल जॉइन R2 करते हैं और वो R के इक्वल आ जाता है तब तो वो लॉसलेस होगा। अब यहाँ ध्यान देना, लेकिन अगर R1 नेचुरल जॉइन R2, ये नेचुरल जॉइन है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट अपना ये होता है, नेचुरल जॉइन ये होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा नेचुरल जॉइन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या अंतर होता है, इस पे भी कई क्वेश्चंस आते हैं। और ये अगर आपको एक बार इनका अंतर समझ में आ गया ना तो आप कभी भी जॉइन वाले जो ऑपरेशन है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या कह रहा है कि अगर मैं R1 नेचुरल जॉइन R2 कराऊं, ठीक है, और ये इंस्टेंसेस जो है मेरे एक्चुअल जो ओरिजिनल रिलेशन था ना डिकम्पोज होने से पहले उसके इक्वल आ जाता है, तब तो आपका किस तरीके का डिकम्पोजिशन है, लॉसलेस। लेकिन अगर R1 और R2 के नेचुरल जॉइन कराने से ये इसका सुपर सेट, यानी कि R की इंस्टेंसेस तो है ही है और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा इंस्टेंसेस भी आपने इस टेबल में ले लिए, यानी कि आपने जबरदस्ती और एक्स्ट्रा इंस्टेंसेस या एक्स्ट्रा टपल्स उसमें डाल दिए हैं, तो किस तरीके का डिकम्पोजिशन हो जाता है आपका, लॉसी। इसको देखो मैं आपको समझा सकती हूँ। जैसे देखो, यहाँ मैंने डीकम्पोज कर दिया था R1 और R2 में, ठीक है ना, एक रिलेशन को। ये रिलेशन था मेरा, एक्चुअल रिलेशन ये था, ठीक है, यानी कितने टपल्स थी, 3 टपल्स थी मेरे एक्चुअल रिलेशन में, और मैंने इसको डीकम्पोज कर दिया किसमें, R1 में और R2 में, जिसमें मैंने इसके एट्रीब्यूट्स ले लिया SID SNAME और इधर ले लिया CID और फीस। अब क्या कराना है, पहले आप इनका नेचुरल जॉइन करा के देखो। अब इनका आप नेचुरल जॉइन कराओगे, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है, तो नेचुरल जॉइन किसकी तरह बिहेव करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह। कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, हर एक वैल्यू, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3, यानी कि आपके पास टपल्स कितने आ जाएंगे टोटल, 2 into 3, यानी कितने टपल्स आ जाएंगे रिजल्ट में 6। जबकि हमारे एक्चुअल रिलेशन में तो कितने टपल थे, 3 ही थे। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपका R1 नेचुरल जॉइन R2 है वो क्या बन गया, सुपर सेट बन गया आपके एक्चुअल रिलेशन के R का, ठीक है ना। तो इस तरीके का जॉइन क्या कहलाता है, आपका लॉसी जॉइन। जबकि आप देखें, अगर मैं डिकम्पोजिशन ऐसा करती हूँ, SID SNAME और यहाँ कर देती हूँ SID CID फी, तो इसमें क्या होगा, SID और SID इक्वल है, ठीक है, तो इनके बेसिस पे ही आपका नेचुरल जॉइन होगा। और देखना, ये बात ध्यान रखना, नेचुरल जॉइन में जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है उसकी एक ही टेबल बनती है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सिर्फ आपकी 3 ही वैल्यूज आ रही है और हमारे ओरिजिनल रिलेशन में भी आपके पास 3 ही टपल्स हैं, तो ये आपका किस तरीके का जॉइन है, लॉसलेस। अब देखो ये क्यों होता है इस तरीके से, क्योंकि हमको क्या फाइंड आउट करना होता है, अगर कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं मिलता, यानी कि अगर R1 इंटरसेक्शन R2 मेरा क्या है, 5 है, ठीक है, यानी कि एम्प्टी सेट आ रहा है, कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आपका जो डिकम्पोजिशन है वो कैसा होगा, लॉसी होगा। अगर दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर R1 इंटरसेक्शन R2 किया और वो 5 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, 5 के इक्वल नहीं है, यानी कि कोई कॉमन एट्रीब्यूट आया है यहाँ पे, और जो भी कॉमन एट्रीब्यूट आया है, सपोज X, वो आइदर R1 का की होना चाहिए या फिर R2 की होनी चाहिए, ठीक है ना, सेट होना चाहिए, तो फिर हम क्या बोलेंगे इसको, लॉसलेस। देखिए यहाँ हमने लिख भी रखा है इस चीज को, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये रहा, R1 इंटरसेक्शन R2 शुड सुपर की, ये ध्यान रखना, सुपर की, ऐसा नहीं कि कैंडिडेट की ही चाहिए, यहाँ पे सुपर की होनी चाहिए। किसी भी एक रिलेशन की अगर सुपर की होगी तो क्या कहलाएगा, लॉसलेस, अदरवाइज क्या कहलाएगा, लॉसी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि R1 इंटरसेक्शन R2, ये मत कर देना कि अगर
फाई नहीं है यानी कोई कॉमन एट्रीब्यूट आ रहा है तो लॉसलेस ही होगा हमेशा। आपको उस कॉमन एट्रीब्यूट को देखना भी पड़ेगा कि या तो R1 की सुपर की होनी चाहिए या फिर R2 की। हाँ, अगर इक्वल टू 5 आया तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं लॉसी है, लेकिन इक्वल टू 5 नहीं आया तो उस केस में आपको इस कॉमन एट्रीब्यूट को चेक करना होगा। ठीक है, तो एक इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब लास्ट क्या क्वेश्चन और हमारे बनते हैं नॉर्मलाइजेशन के, है ना। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। नॉर्मल फॉर्म्स के क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो देखते हैं। आपको थोड़ा लग रहा होगा कि लेक्चर लंबा है, बट आप सीरियसली अगर आपने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया तो आपको नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम में आपको इसको वापस रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1NF से चलना स्टार्ट करते हैं और कब तक चलेंगे, 6NF तक। ठीक है, 1NF सबसे लेस रेस्ट्रिक्टेड होती है और सबसे मोर रेस्ट्रिक्टेड होती है 6NF। अब देखो जो 5NF और 6NF है इसके लिए आपको कोई डीकम्पोजिशन या फंक्शनल डिपेंडेंसीज नहीं दी होगी, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको बस ध्यान रखना है जो 5NF है किससे रिलेट है, आपकी जॉइंट डिपेंडेंसी से, और इसको बोलते हैं PJNF भी बोलते हैं, प्रोजेक्ट जॉइंट नॉर्मल फॉर्म। इसी तरीके से जो आपकी 6NF है इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन की नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, DK/NF। ठीक है, तो इनके दूसरे नाम जो है वो भी याद रखना है, इन पे बस इन्हीं पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये ध्यान होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 2NF, 3NF, VCNF क्या होता है और 4NF क्या होता है। 4NF भी ध्यान रखना, 4NF पे मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4NF किस पे बेस्ड है, आपकी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज को एलिमिनेट करने के काम में आता है। अब ये ध्यान रखना 1NF जो है ना मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को हटाते हैं तब आपकी जो टेबल है 1NF में आती है, जबकि 4NF का मतलब है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। देखो दोनों में बहुत अंतर है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का तो क्या मतलब हो गया कि कॉलम के अंदर एक ही कॉलम में आपने दो दो नाम डाल रखे, यानी दो दो एंट्रीज डाल रखी, तो ये एंट्री एक ही ट्रीट होगी ना कि दो। ठीक है, तो ये 2NF में नहीं है, तो इसमें तो क्या करते हैं हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं ताकि हमारी जो टेबल है वो किस में आ जाए, 1NF में आ जाए। ठीक है, इसके बाद अब आप देखिए ये पहले तो हाँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमेशा आप देखो क्या हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो प्रॉपर सबसेट जो है कैंडिडेट की का वो किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे, या फिर नॉन प्राइम को डिटरमाइन करे, या फिर कोई प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का वो प्रॉपर सबसेट ऑफ अदर कैंडिडेट को डिटरमाइन करे, यानी कि प्राइम एट्रीब्यूट जो है प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे। देखो ये जो डिपेंडेंसी है ना फोर्थ का क्या मतलब है, कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे। ठीक है, ये है ना कभी भी अकर नहीं होती है। स्टूडेंट्स ना आर्ग्यू करते हैं कि अच्छा ये डिपेंडेंसी आ गई तो फिर कैसे होगा BCNF में, 3NF में एटसेट्रा, इस तरीके से। बट आप ध्यान रखो कि इस तरीके की जो डिपेंडेंसी है ना, ये डिपेंडेंसी कभी आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी में अकर होती ही नहीं है। अगर आप इसको जबरदस्ती डालने की भी कोशिश करोगे तो आप टेबल्स बना के देखना तो वो टेबल्स आपकी वैलिड टेबल्स नहीं बनेंगी। तो ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना ये कभी भी अकर नहीं होती है, ध्यान रखना, नॉन प्राइम टू प्राइम। अब इसमें हमें पता है, देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, हमें पता है क्या क्या होता है। यहाँ पे हम वापस से आ जाते हैं हमारे शॉर्ट वाली चीजों में जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। देखो हमें पता है कि अगर कोई टेबल 1NF में भी नहीं है तो हम क्या करते हैं, वहां से सारे जो भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है उनको सिंगल सिंगल कॉलम्स में डाल देते हैं। ठीक है ना, और वो हमारी 1NF में बदल जाती है। 1NF से हमें अगर 2NF में लेके आनी है किसी भी रिलेशन को, तो उसके लिए हम क्या रिमूव कर देते हैं, उसमें से पार्शियल डिपेंडेंसीज रिमूव कर देते हैं। 2NF से अगर हमें 3NF में लानी है तो हम क्या करते हैं, कौन सी डिपेंडेंसीज रिमूव कर देते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज रिमूव कर देते हैं। 3NF से अगर हमें BCNF में लानी तो BCNF जो है ना 3NF का ही एक्सटेंशन है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ओवरलैपिंग कैंडिडेट कीज होती है ना, यानी कि जो इस तरीके का आपके रिलेशंस आते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट आएगा यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है ये। देखो BCNF क्या करता है, 3NF का ही एक्सटेंशन है, जिसके अंदर जो प्राइम एट्रीब्यूट से प्राइम एट्रीब्यूट वाली फंक्शनल डिपेंडेंसीज है ना उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं, देखो इन चीज को क्या बोलते हैं, रिमूविंग ओवरलैपिंग कैंडिडेट की भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में क्या रिमूव की जाती है आपकी, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म अगर हमें चाहिए तो हम क्या रिमूव करते हैं यहाँ पे, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये देखो ये कुछ मैंने आपके नोट्स के हिसाब से यहाँ पे PDF में इमेजेस मेंशन कर रखी है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। आप देखो जो मैं शॉर्टकट की बात कर रही थी कि जिससे आपको थोड़ा क्विकली, देखो कर तो आप अगर आपको ये रूल्स अच्छे से पता है तो भी आप नॉर्मल फॉर्म निकाल पाओगे नो डाउट, बट एग्जाम में क्विकली कैसे किया जाए, ठीक है ना, वो चीज मैं समझाती हूँ। तो उसके लिए देखो ये कि ट्रिक है, ये एक मेथड है, अप्रोच है जिससे आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, जो भी रिलेशन दे रखा है R, उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट आपको दे रखा होगा, है ना।
जैसे सपोज मैं यहाँ पे मान लेती हूँ अभी के लिए ए बी सी डी, है ना, और यहाँ मैं मान लेती हूँ ये 2 फंक्शनल डिपेंडेंसीज है ए बी एंड सी डी। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मान रही हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपको चेक करना है कि जो ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज है ना, वो कौन से हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला स्टेप तो क्या है, कैंडिडेट कीज निकाल लो। कैंडिडेट की निकालने से हमको क्या पता चल जाएंगे, प्राइम एट्रीब्यूट्स पता चल जाएंगे और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स पता चल जाएंगे। ये काम तो हमें करना है और इसका भी मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया। लेफ्ट मिडल और राइट से आप एट्रीब्यूट्स निकाल सकते हो। ये निकालने के बाद अब आपको क्या चेक करना है, फॉर ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक इफ एलएचएस इज सुपर के, एक बार मैं पढ़ देती हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगी क्या मतलब है। इफ एलएचएस इज सुपर के देन BCNF, एल्स इफ RHS इज प्राइम देन 3NF, एल्स इफ RHS इज non-prime then check LHS, if LHS is not part of a candidate key then 2NF and else 1NF। अब ये सब क्या चीज है, ये पूरी जो खिचड़ी है इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ। ये सारे रूल्स जो थे ना हमने जो पढ़े थे 1NF 2NF 3NF BCNF केस में, उन्हीं का ही एक कंपाइल्ड वर्जन है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, देखो BCNF में हम यही तो देखते हैं, अगर LHS यानी कि जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है अगर उनके लेफ्ट हैंड साइड में सारी सुपर कीज है तो वो क्या होता है, BCNF में होता है। अगर वो चीज नहीं है तो हम 3NF में क्या देखते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड सुपर की होना चाहिए, राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो वही चीज मैंने कहा कि अगर कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर हमें दिख रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड सुपर की नहीं है, तो आप इधर जाओ राइट हैंड साइड पे देखोगे क्या वो प्राइम एट्रीब्यूट है। अगर प्राइम एट्रीब्यूट है तो वो 3NF में हो जाएगा। अब अगर प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया तो वापस से किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखने के लिए कि कोई भी प्रॉपर सबसेट तो नहीं है। अगर प्रॉपर सबसेट नहीं है तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, इसका मतलब ये 2NF में हो गया, और प्रॉपर सबसेट है तो ये 2NF में भी नहीं होगा, तो किसमें हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगा 1NF में। ये ध्यान रखना एग्जाम में अगर मेंशन नहीं कर रखा एक्सप्लिसिटली तो आपका बाय डिफॉल्ट 1NF में टेबल्स दी होती है, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब क्या था, ये जो हमने बोला अभी ये मैं आपका एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। कुछ मैंने 11 सेट का क्वेश्चन 11 सेट्स ले रखे हैं क्वेश्चंस के। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क एक्टिविटी रहेगा जिसमें आप देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो स्टार्ट करते हैं हम। थोड़े इजी से लेके डिफिकल्ट तक के सारे क्वेश्चंस इसमें मेंशन है और वो हम सारे यहाँ पे करके देखेंगे। देखो सबसे पहले देखो फर्स्ट वाला देखो ABC। देखो अब मैं इसमें आपको कैंडिडेट की वैसे निकाल के बताती हूँ। सबसे पहले लेफ्ट मिडिल और राइट से करके देखो, ठीक है। लेफ्ट में कौन से आ रहे हैं आपके, A आ रहा है, ठीक है ना। मिडिल में कौन सा आ रहा है, देखो B लेफ्ट में भी आ रहा है राइट में भी आ रहा है, तो B किस में आ जाएगा, मिडिल में, और C सिर्फ किस में आ रहा है, राइट में। तो लेफ्ट में सिर्फ A आ रहा है तो सबसे पहले A का क्लोजर निकाल के देखो तो क्या आ जाएगा, A का क्लोजर A भी आ रहा है, A से B डिटरमाइन कर रहे हैं तो B भी आ रहा है, और B से C डिटरमाइन कर रहे हैं तो ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी से C भी आ रहा है। इसका मतलब A ही क्या हो गई, आपकी कैंडिडेट की हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो पहले मैं आपको सबकी कैंडिडेट कीज निकाल के बता देती हूँ, फिर जो ये रूल है ना ये हम सब पे लगाएंगे, ठीक है। वापस से हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप चाहे तो आप भी साथ में मेरे साथ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वापस से लिखते हैं लेफ्ट मिडल और राइट। अब इस तरीके से लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो लेफ्ट में कौन सा एट्रीब्यूट आ रहा है, A आ रहा है तो A हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है ना। राइट में और मिडल में कौन सा आ रहा है, देखो B राइट में भी आ रहा है लेफ्ट में भी आ रहा है, इसलिए B मिडल में आ जाएगा। C आपका राइट में आ रहा है और D भी आपका राइट में आ रहा है। तो इसमें फिर से आप A का क्लोजर निकालिए। तो A का क्लोजर अगर हम निकालते हैं यहाँ पे तो A का क्लोजर क्या निकल जाएगा, देखो A से A तो डिटरमाइन होगा ड्यू टू ट्रिवियल डिपेंडेंसी, B भी डिटरमाइन हो रहा है, B से C डिटरमाइन हो रहा है तो यहाँ ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी, और A से D डिटरमाइन हो रहा है तो D भी आ रहा है, यानी कि A यहाँ पर भी क्या हो गई आपकी कैंडिडेट की, ठीक है। यहाँ पे A कैंडिडेट की हो गई, और कोई कैंडिडेट की हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि A सिर्फ लेफ्ट में आ रहा है ना। देखो कितना इजी हो गया, अगर आपको एक बार ये समझ में आ जाएगा ना तो ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अब ठीक है दूसरा देखते हैं। थोड़ी सी मैं आपको निकाल के बता देती हूँ कैसे करना है ताकि आपको इजी हो जाएगा और एक बार मेथड समझ में आ जाएगा, बाकी तो फिर आप खुद से कर ही लेंगे। अब देखो इस वाले का करके देखते हैं ना। यहाँ पे देखो लेफ्ट में क्या आ रहा है, देखो A और B, A आ रहा है क्या, राइट में कहीं आ रहा है क्या, A नहीं आ रहा है, यानी कि A आ रहा है सिर्फ लेफ्ट में, तो B जो है लेफ्ट में भी आ रहा है, B राइट में भी आ रहा है, तो B आ जाएगा आपका मिडल में। C भी आपका राइट में भी आ रहा है और लेफ्ट में भी आ रहा है, तो C भी आ जाएगा आपका मिडल में। और D जो है आपका किस में आ रहा है, राइट में आ रहा है, तो D आ जाएगा आपका यहाँ पे राइट में, ठीक है। अब देखो अब सबसे पहले तो आप A का क्लोजर देखो, तो A का अगर हम क्लोजर निकालेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ A ही आ रहा है,
देखो ए के क्लोजर में तो ए तो और किसी को डिटरमाइन नहीं कर रहा, तो सिर्फ ए तो आपकी कैंडिडेट की नहीं बन सकती। तो देखो मैंने आपको जो कहा था ना कि लेफ्ट वाले में जो सिर्फ वैल्यूज आती है वो आपकी कैंडिडेट की में डेफिनेटली शामिल होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही कैंडिडेट की बनेगी। अब देखो इस केस में आपकी ये कैंडिडेट की नहीं बन रही, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एट्रीब्यूट्स उठाने पड़ेंगे, ठीक है। मिडल वाले एट्रीब्यूट, देखो राइट वाले एट्रीब्यूट का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि राइट वाला एट्रीब्यूट तो लेफ्ट में कहीं आ ही नहीं रहा, तो ये तो किसी इसके साथ अगर आप ए को डी के साथ शामिल करोगे तो ये को डिटरमाइन नहीं करेगा, लेकिन मिडल वाले जो एलिमेंट्स है वो अब आपकी हेल्प कर सकते हैं कैंडिडेट की के लिए। तो अब हम इसका दूसरा पेयर बना के देखते हैं। देखो ए से तो नहीं बन रहा, अब हम ए और बी को मर्ज करके क्लोजर निकालते हैं। तो देखो ए और बी का क्लोजर निकाला हमने, तो देखो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखो ए और बी से क्या आ रहा है आपका, सी आ रहा है, और सी से आपका सी से बी तो ऑलरेडी मेंशन है, सी से डी भी आ रहा है। तो देखो ए बी से आपकी क्या मिल गई आपको, कैंडिडेट की, ठीक है। लेकिन अभी हमें सिर्फ हम ये नहीं यहाँ पे कंक्लूड कर सकते कि सिर्फ ए बी ही कैंडिडेट की होगी। अब जो मिडल में और एलिमेंट्स है ना, आपको उनके साथ भी लेफ्ट और मिडल को ज्वाइन करके देखना पड़ेगा कि और कैंडिडेट की बन सकती है क्या। तो जैसे हम ए और सी को क्लोजर बना के देखेंगे, तो ए सी का अगर आप क्लोजर बनाओगे तो क्या आ जाएगा, ए आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होएगा, देखो ए आ गया और सी तो आ ही जाएगा ट्रिपल डिपेंडेंसी से, सी से आपका बी डिटरमाइन हो रहा है तो बी भी आ जाएगा, और सी से आपका डी डिटरमाइन हो रहा है तो डी भी आ जाएगा। तो देखो ये भी सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को डिटरमाइन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपकी दो कैंडिडेट की बनेंगी, और मिडल में कोई एलिमेंट नहीं है इसलिए हम इसको ज्वाइन करके नहीं देख सकते, तो आपकी दो कैंडिडेट कीज क्या बन जाएंगी, ए बी एंड ए सी, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी सारी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप करके देख लीजिएगा, इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी से आप कैंडिडेट की निकालेंगे तो ए ई आएगी, फिफ्थ वाले में अगर आप निकालेंगे तो आएगी ए बी सी, और आएगी एक और ए बी डी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सिक्स वाले की निकालेंगे तो आएगी आपकी तीन कैंडिडेट कीज आएंगी यहाँ पे, ए बी अभी मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप इसको करके देख लीजिएगा। सिक्स वाले में आएंगे आपकी, एक तो ए बी आएगी, एक आपकी आएगी ए सी, और एक आपकी आएगी ए डी, ठीक है। अब देखो मेन जो चीज है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल फॉर्म आप कैसे निकालेंगे। तो इन फॉर्मूलाज से देखते हैं नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालेंगे। हमें देखो ये ध्यान रखना, जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है ना, सबके लिए चेक करना है इस रूल्स को। तो देखो फर्स्ट वाले में देखो, फॉर ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक, सबसे पहले देखो कि क्या एलएचएस सुपर की है। देखो एवरी कैंडिडेट की सुपर की, तो ए सुपर की, तो ये किस में हो जाएगा, बीसीएनएफ में हो जाएगा, ठीक है। बी क्या सुपर की है क्या, नहीं बी सुपर की नहीं है, क्यों, क्योंकि ए कैंडिडेट की है तो बी आपकी सुपर की नहीं है, तो आप इधर जाओ। क्या सी प्राइम एट्रीब्यूट है, सी प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है, तो आप वापस इधर जाओ। यहाँ पे आप देखोगे क्या प्रॉपर सबसेट है क्या कैंडिडेट की का, बी आपका प्रॉपर सबसेट नहीं है कैंडिडेट की का, तो ये किस में आ गई आपकी 2NF में, यानी कि इसकी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, जो भी मिनिमल रहेगी, यानी BCNF और 2NF में से कौन सी मानोगे आप, इसकी मानोगे 2NF, ठीक है। हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, जिसके अंदर सारे एग्जिस्ट करते हो, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी 2NF, ठीक है। इसी तरीके से आप इसके अंदर देखो, सबसे पहले देखो इसकी कैंडिडेट की क्या है, ए, एंड एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की। तो अब यहाँ पे सबसे पहले चेक करो क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की है, हाँ है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी BCNF में हो जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या इसके बीच में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सुपर की है, लेफ्ट हैंड साइड सुपर की नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बी है, बी आपकी कैंडिडेट की में नहीं है, तो बी सुपर की नहीं है, तो आप सी को चेक करो, उसके सी प्राइम एट्रीब्यूट है, सी आपका प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, यानी कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो वापस आप किधर जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में चेक करो कि जो बी है वो कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है क्या, तो हाँ बी जो है वो एक क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, इसका मतलब ये किस में हो जाएगी 2NF में, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को चेक करो, अगर लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है तो कुछ और आपको देखना ही नहीं है BCNF में, तो इसके अंदर जो ये रिलेशन है आर, ये किसमें हो जाएगा आपका BCNF 2NF BCNF, तो जो लीस्ट वाला होता है ना उसको हम सेलेक्ट करते हैं, यानी कि किसमें हो जाएगा आपका 2NF में, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, थर्ड वाला। देखो थर्ड वाले में क्या है आपके, वापस चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में चेक करो, ए बी क्या सुपर की है, ए बी जो है आपकी सुपर की है, तो ये आपका रिलेशन हो गया BCNF में। इसके बाद चेक करो क्या सी सुपर की है, देखो सी सुपर की नहीं है, सी प्राइम एट्रीब्यूट है बट सी सुपर की नहीं है, तो इधर जाओ आप किधर, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखोगे क्या जो एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट है क्या, तो बी देखो प्राइम एट्रीब्यूट है, क्योंकि कैंडिडेट की के अंदर आ रहा है, तो ये किस में हो जाएगी आपकी 3NF में, आगे देखना ही नहीं है ना, ये देखो ये लिख रखा है, अगर RHS इज प्राइम देन 3NF, ठीक है। नेक्स्ट देखो सी टेंड्स टू डी, सी क्या सुपर की है, नहीं है, तो इधर जाएंगे हम किधर, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखेंगे क्या डी जो है प्राइम एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो वापस हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि जो सी है क्या वो प्रॉपर सबसेट है क्या आपके कैंडिडेट की का, तो देखो सी जो है प्रॉपर सबसेट आ गया, इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई, इसका मतलब ये रिलेशन जो है 2NF में नहीं है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी तो ये किसके अंदर है 1NF में है, तो तीनों में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे जो लीस्ट होगा, यानी कि
1NF। तो ये रिलेशन किस में हो जाएगा 1NF में, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला देखो, इसके अंदर हमारी एक ही कैंडिडेट की आई थी AE। तो सबसे पहले देखो कि क्या लेफ्ट हैंड साइड आपका सुपर की है, नहीं है, तो राइट हैंड साइड में जाओ। राइट हैंड साइड में देखो कि क्या राइट हैंड साइड जो है आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो वापस से लेफ्ट हैंड साइड में जाओ। लेफ्ट हैंड साइड में देखो कि क्या प्रॉपर सबसेट है, तो देखो प्रॉपर सबसेट है आपका कैंडिडेट की का A, तो ये किस में हो जाएगी आपकी 1NF में हो जाएगी, क्योंकि क्या आ गई, पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई। तो देखो अब जब फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी 1NF में आ गई ना, तो बाकियों को चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लीस्ट आपकी 1NF आ गई, इससे कम वाली तो कोई है नहीं, तो ये रिलेशन आपका किस में हो जाएगा 1NF में, ठीक है। इस तरीके से चलो ये दो क्वेश्चन और करा देती हूँ। ये वाला देखो ABC और ABD, तो सबसे पहले चेक करो कि क्या AB आपका प्राइम सॉरी क्या AB आपकी सुपर की है, AB सुपर की नहीं है, तो इधर जाओ राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखो कि क्या प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इसी जो है आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, क्योंकि कैंडिडेट की को बिलोंग करता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3NF में। नेक्स्ट देखो B जो है क्या आपकी सुपर की है, नहीं है, तो राइट हैंड साइड में जाओ। देखो D जो है वो क्या है, एक आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, D प्राइम एट्रीब्यूट है, तो वापस लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे क्या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट तो नहीं आ रहा, प्राइम एट्रीब्यूट ही आ रहा है, तो यहाँ पे कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3NF। वैसे भी देखो 3NF में ही, क्योंकि D जो है आपका प्राइम एट्रीब्यूट है। इस तरीके से यहाँ देखो C एंड D, ठीक है। CD क्या है आपके, क्या CD जो है आपके सुपर की है, CD जो है सुपर की नहीं है, ठीक है ना। तो वापस किधर जाओ आप, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में देखोगे E जो है आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, E जो है आपका प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, यानी कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो वापस जाओ लेफ्ट हैंड साइड में। क्या CD जो है आपका प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का। अब देखो यहाँ पे CD जो है ना प्रॉपर सबसेट नहीं है कैंडिडेट की का। क्यों नहीं है प्रॉपर सबसेट, क्योंकि C जो है इस वाले एट्रीब्यूट इस वाली कैंडिडेट को भी बिलोंग करता है, और D जो है इस वाली कैंडिडेट की को बिलोंग करता है, तो CD जो है इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, यानी कि CD टेंड्स टू E क्या हो जाएगा आपका 2NF में होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं आ रही है। जो दोनों एट्रीब्यूट है किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट होने चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर कैंडिडेट की प्रॉपर सबसेट नहीं, इसलिए किसमें हो जाएगा आपका 2NF में, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक ये वाला लास्ट देख लीजिए, AB आपकी सुपर की है, ठीक है। ये देखो AB AC AD हमने निकालते हैं, तो ये किस में आ जाएगा आपका BCNF में। AD जो है वो भी आपकी सुपर की है, तो ये भी किस में आ जाएगा आपका BCNF में। B टेंड्स टू C अगर आप देखोगे तो B आपका सुपर की नहीं है, तो राइट हैंड साइड में जाओ। C जो है आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये किस में आ जाएगा 3NF में, आगे आपको देखना ही नहीं है। C टेंड्स टू D को देखो, C सुपर की नहीं है, तो राइट हैंड साइड में जाओ। D क्या है आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये भी किस में आ जाएगा आपका 3NF में, ठीक है। 3NF में आ जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे क्या, ये आ जाएगा आपका 3NF में, तो ये किस में हो जाएगा आपका BCNF और 3NF आ रहे हैं, तो इसको हम किस में बोलेंगे, लीस्ट कौन सा इसमें 3NF, तो ये रिलेशन किस में आ जाएगा 3NF में। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो एक बार ये रूल्स आपको समझ में आ गए ना, एक बार वीडियो को आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार वापस से रिपीट करके देखिएगा, बहुत ईजी है, और इससे ना बहुत कम होते हैं एरर आने के चांसेस, आप बहुत करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर मेंशन करके कि कौन सा रिलेशन कौन से नॉर्मल फॉर्म को बिलोंग करता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।